हेलो गाइस, लिटरेचर मेड इजी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ गेट के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स, खास करके वो जो कि स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं या अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो गेट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। गेट को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसे सही जगह पे प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो आज आई होप कि आपके गेट से सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज गेट के ऊपर डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहले गेट के मीनिंग के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। तो गेट का देखो लिटरल मीनिंग क्या क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है। गेट का एक जो पॉसिबल मीनिंग है वो टू ऑप्टन। टू ऑप्टन मीन्स व्हाट? टू हैव समथिंग, किसी चीज़ का मिलना, किसी चीज़ का हासिल होना, प्राप्त होना। ओके, लाइक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करो। आई गॉट अ लेटर, मुझे एक लेटर मिला। और इन अदर वर्ड्स, मैंने लेटर पाया, मुझे लेटर प्राप्त हुआ। The other example I can give you, suppose I say he got punishment. He got punishment means उसे सजा मिली। Okay. Take the other example, I got punishment for my mistake. मुझे मेरी गलती के लिए सजा मिली या मैंने अपनी गलती के लिए सज़ा पाया। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इन तीनों में गेट का लिटरल मीनिंग क्या हो रहा है? प्राप्त होना, हासिल होना, मिलना। ओके, द सेकेंड पॉसिबल मीनिंग ऑफ गेट इज टू बिकम। टू बिकम, आई थिंक एवरीबडी knows what become means. Become means होना. Okay, so better you understand with example. Okay, you are getting healthier. The example says you are getting healthier means आप स्वस्थ हो रहे हैं, right? Next example I can say he is getting nervous. वो nervous हो रहा है। Okay, he is getting nervous, वो nervous हो रहा है। I am getting fatter and fatter, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। Okay, in other words, we also say, you might have heard many times, like don't get nervous. Don't get nervous. Don't get nervous means what? Don't get nervous. Don't get nervous means nervous mat ho. This is what don't get nervous mean. Let me write it for you. Okay, uh, don't get nervous means nervous मत हो। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके सामने रखा, ये एग्जाम्पल्स यही बता रहे हैं कि इन सारे सेंटेंस में जो मैंने अभी कहा या जो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल अभी मेंशन किया है, ये दोनों एग्जाम्पल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि गेट का दूसरा लिटरल मीनिंग जो है वो बिकम यानी कि होना होता है, राइट? लेट अस go to this next example, get. यहाँ पर get का मीनिंग मैंने क्या लिखा है? to bring. To bring means what? To bring means लाना. Okay, that means bring के जगह आप get का यूज़ कर सकते हैं। Example, get me some water. Okay, get me some water. Get me some water means मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। ओके,
You can also say like can I get you something to eat, right? Can I get you something to eat? सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आया है, आपका कोई फ्रेंड आया है, ओके, तो आप उससे पूछ सकते हो ना कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ला सकता हूँ, या क्या क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? सो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज गेट देयर, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आऊँ, या क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ला सकता हूँ, राइट? Or you can please bring there, can I bring you something to eat? But normally native speakers, when I say that means Englanders or Americans, they don't say can I bring you something to eat, they simply say can I get you something to eat. So अगर आप नेटिव स्पीकर की तरह बोलना चाहते हैं तो आपको गेट को इस तरह से इस्तेमाल करना सीखना होगा, ओके? अगले जो गेट का पॉसिबल मीनिंग है वो है टू अंडरस्टैंड. टू अंडरस्टैंड मीन्स व्हाट? एवरीबॉडी नोज. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. तो जहाँ पर आप कहना चाहते हो कि मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ या ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, ओके, तब भी आप वहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हो. एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स. आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स. इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का सिंपल मतलब यही हुआ कि मैं तुम्हारे बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, ओके? मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ. इन अदर वे यू कैन ऑल्सो से कि पीपल डोंट गेट मी. पीपल डोंट गेट मी. लोग मुझे समझते नहीं हैं, ओके? यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, okay? You are not getting, let me write it for you. You are not getting what I am saying. मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ नहीं पा रहे हो, ओके? तो गेट का तीसरा, या अभी तक कितने एग्जाम्पल्स हम लोगों ने, कितने गेट के लिटरल मीनिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया? गेट पहला टू ऑप्टेन, गेट दूसरा टू बिकम, गेट टू ब्रिंग तीसरा, और गेट टू अंडरस्टैंड चौथा, ओके? तो ये गेट का चौथा लिटरल मीनिंग हो सकता है या होता है. तो आप इस सेंस में भी गेट का यूज़ कर सकते हैं, और नेटिव स्पीकर गेट को इस सेंस में अक्सर यूज़ करते हैं, ओके? तो अब बढ़ते हैं गेट के अगले यूज़ के तरफ कि ये जो मैंने 4 पॉसिबल मीनिंग्स बतलाया, क्या इसके अलावा भी गेट के यूजेस हैं? बिल्कुल, इसके अलावा भी गेट के यूजेस हैं, और बहुत ही शानदार यूज़ हैं, और ये आपको इंग्लिश बोलने में और लिखने में बहुत हेल्प करते हैं. अगर गेट के आप बाकी के यूजेस जो मैं अभी अगले स्लाइड में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, अगर समझ गए तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, और बहुत आसान होगा गेट का यूज़ करना और इंग्लिश बोलना भी. देखो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसमें बहुत ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, राइट? अगर आप पैसे भी खर्च करो ना तो भी आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ओके? आप यूट्यूब पे शायद ढूंढ कर थक जाओ, लेकिन इतने डेप्थ में जाकर कोई आपको नहीं बताएगा, ओके? और आप कहीं इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हो, पैसे खर्च करते हो, तो भी आपको ये जानकारी शायद ना मिले, और मिले तो आपको उसके लिए कॉस्ट चुकाना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं लिटरली ऐसा चाहता हूँ कि जो लोग हैं, ख़ास करके ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्यूशन्स करने के लिए अच्छे इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हैं, ओके? वो पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है. तो मैं इस पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो इंग्लिश बोलना लिखना सीखना चाहते हैं
उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही यूज़फुल है। और आई होप कि अगर आप मेरे वीडियो को सीरियसली देखते हैं ना, तो आपको कहीं भी ट्यूशन्स करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम टीचिंग यू दैट इज़ मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको ये हेल्प करेंगे। ओके, तो चलो बातें मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ और डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। कम टू द पॉइंट अगेन, बातें फिर अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। तो दूसरा जो गेट का यूज़ है ना, वो क्या है? टू रिफ्लेक्स ए वर्ब, किसी वर्ब को रिफ्लेक्स करने के लिए। अब रिफ्लेक्स क्या होता है ये पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि चलो इसे फिजिक्स से समझ लेते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट जब किसी सोर्स से निकलता है, उसके बाद वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, राइट? ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट वहाँ से होता है और रिफ्लेक्ट हो करके वापस हमारे आँख तक पहुँचता है, ठीक है? तब कहीं जाकर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, यानी लाइट वहाँ से बाउंस बैक ना करे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। क्लियर? तो रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है क्या? लिटरली अगर समझे तो किसी चीज़ का किसी सरफेस से टकराना और वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाना, और डायरेक्शन माइट बी a little bit चेंजेबल, ओके? लेकिन अगर अगर बिल्कुल ही सिंपल ढंग से इसको कहें तो किसी चीज़ का किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ जाना इस रिफ्लेक्शन। तो चलो अब यहाँ पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादा आसान लगेगा आप लोगों को। सपोज़ देखो, पहले मैंने क्या एग्जांपल दिया, आई इट। आई इट का क्या होता है हिंदी मीनिंग? लिटरली मैं खाता हूँ, ओके? यहाँ पर इट क्या है? यहाँ पर इट अभी ये रिफ्लेक्स नहीं हुआ, यानी इट किसी से टकरा करके, ऐसा समझ लो, यहाँ तो इट किसी से टकराएगा नहीं, लेकिन इट किसी से टकरा करके वापस नहीं आ रहा है। चलो एक थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूँ एक और वर्ड, आई इट अ मैंगो, ओके? मैं आम खाता हूँ। क्लियर? यहाँ पर ये इट जो है, ये इट किस पर एक्ट कर रहा है? मैंगो पर, राइट? दैट मीन्स ये इट एक एक्शन है, वर्ब है। इसको करने वाला कौन है? ये इट को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? ये इट एक्शन को अंजाम कौन दे रहा है? अंजाम दे रहा है आई, ठीक है? और ये इट हो किस पे रहा है? ये इटिंग किस पर घट रहा है? ये इटिंग घट रहा है मैंगो पर, ठीक है? इट का असर मैंगो पे पड़ रहा है, ठीक? आई इट अ मैंगो। अब जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने? आई इट माई सेल्फ। अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये क्लियर होगा। यहाँ पर क्या है कि ये इट जो वर्ब है ना, ये वापस रिटर्न हो जा रहा, किधर? आई की तरफ, ठीक है? इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में ये जो इट एक्शन है, ये आई की तरफ रिटर्न नहीं हो रहा। ये किधर चला जा रहा है? ये लीनियर डायरेक्शन में चला जा रहा, मैंगो की तरफ। आई इट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ या मैं आम खाता हूँ, राइट? तो यहाँ आई इट मैंगो की तरफ चला जा रहा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है? ये इट जो है वापस रिटर्न हो जा रहा। रिटर्न दैट मीन्स यहाँ पर इट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है किसके तरफ? आई के तरफ, ठीक है? तो आई इट माई सेल्फ, मैं खुद को खाता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही किल्ड, उसने जान से मार दिया। ही किल्ड का लिटरल मतलब तो यही होगा ना, उसने जान से मार दिया। लेकिन अब अगले एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं? ही किल्ड हिमसेल्फ।
अगले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसका मीनिंग हो जा रहा है उसने खुद को मार दिया। दैट मीन्स ये जो किल एक्शन है ये वापस किसके तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है? ही के तरफ। इसके तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, किल ये ही की तरफ, तभी तो ये ही खुद मारा जा रहा है। यानी ये किल सीधे एक्ट कर रहा है ही के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर चलो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ही किल्ड अ टाइगर, यहाँ पर मैं टाइगर लिख देता हूँ, ठीक है। ही किल्ड अ टाइगर मीन्स क्या? यहाँ पर ये किल जो है ये किल किस पर एक्ट कर रहा है? टाइगर पे। तो यहाँ किल ही के तरफ रिटर्न नहीं आ रहा, ही के तरफ रिफ्लेक्स नहीं हो रहा, बाउंस बैक नहीं हो रहा ये एक्शन। लेकिन वही अगर हम लोग ये दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो ये किल बाउंस बैक कर जा रहा, वापस ये एक्शन इसी पर आके कर रहा। वो कहता है ना कि आ बैल मुझे मार, तो यहाँ पर ये वही वाली सिचुएशन है। ये किल दूसरे पे ना घट के ये ही पे ही घट जा रहा है, इसी के ऊपर एक्ट कर जा रहा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा? हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ रहा। ये हिमसेल्फ इधर, ये माई सेल्फ यहाँ पे, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वजह से हम लोग वर्ब को क्या कर रहे हैं? वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं उस वर्ब को करने वाले के तरफ ही, ठीक है। यानी कि वापस भेज दे रहे हैं किल को, इट को, कि भैया इधर कोई नहीं है, तुम उधर ही जाओ, जिस तरफ से तुम आ रहे हो उधर ही अपना असर दिखाओ, ठीक है। ऐसा होता है ना, ऐसे बहुत सारे डिवाइस आज के समय में बन गए हैं कि अगर कोई मिसाइल्स कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की तरफ लॉन्च कर रहा है तो टेक्नोलॉजी की मदद से आजकल ये भी पॉसिबल हो गया है कि उस मिसाइल को वापस जो है उस तरफ ही रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो अब कई बार ऐसा होगा या ऐसा होता है कि जब हम लोग वर्ब को रिफ्लेक्स करना चाहते हैं तो बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ किए भी, यानी कि बिना माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ, दिमसेल्व्स, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किए बिना भी हम लोग वर्ब को रिफ्लेक्स कर सकते हैं। और ऐसा नॉर्मली बोलचाल की भाषा में या नेटिव स्पीकर ऐसा करते हैं। और अगर आप स्टोरीज़ पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, न्यूज़ सुनते हो या इंग्लिश मूवीज़ देखते हो तो उन सारे जगहों पर भी आपको ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलेंगे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर वर्ब रिफ्लेक्स होता है लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। तो देखो अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। नाउ यूजिंग गेट टू रिफ्लेक्स अ वर्ब। तो गेट का यूज़ करके हम लोग ये काम को आसान बना लेते हैं, वर्ब को वापस रिफ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उसी डायरेक्शन में मोड़ देते हैं जिस डायरेक्शन से ये वर्ब हम आ रहा होता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि सेंटेंस थोड़ा सिंपल हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और गुड टू हियर भी हो जाता है, ठीक है। सुनने में भी अच्छा लगता है। और ऐसा भी रीज़न होता है कि हर जगह हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हमें गेट का यूज़ करना पड़ता है। तो चलो जल्दी जल्दी गेट्स का यूज़ को समझते हैं। यहाँ पर कैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना भी लोग रिफ्लेक्स कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, क्या वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। तो नॉर्मली पॉल्यूट का मतलब क्या होता है? पॉल्यूट का मतलब होता है प्रदूषित करना। तो यहाँ पर क्या ना कि ये वाटर तो किसी को पॉल्यूट नहीं कर रहा। ये वाटर क्या हो रहा? ये वाटर खुद पॉल्यूट हो रहा। दैट मीन्स ये पॉल्यूट जो वर्ब है, प्रदूषित करना, इसे मुझे रिफ्लेक्स कर देना है, ठीक है। क्या करना है? रिफ्लेक्स कर देना, यानी इसे वाटर के तरफ भेज देना। जाओ तुम वाटर के तरफ जाओ। तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इसे पॉल्यूटेड कर देते हैं और ठीक इसके पहले गेट का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर गेट्स क्यों लिखा है? गेट्स इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर गेट के साथ
एस का यूज़ किया गया है, एस को ऐड किया गया है गेट्स, ताकि ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब है ये भी सिंगुलर हो जाए। तो अब सेंटेंस का मतलब क्या होगा? वाटर गेट्स पोल्यूटेड, दैट मीन्स पानी प्रदूषित होता है। तो क्या होता अगर ये गेट्स हमने यूज़ नहीं किया होता तो क्या होता इस सेंटेंस का मीनिंग? तो सपोज चलो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूटेड का मतलब क्या होगा? वाटर पॉल्यूटेड का मतलब होगा पानी प्रदूषित करता है, ठीक है। लेकिन आप बोलना क्या चाहते हो? पानी प्रदूषित होता है, पानी प्रदूषित करता नहीं है, ठीक है। और पानी प्रदूषित करता है ये मीनिंग को एग्जैक्टली लाने के लिए हमें इसे पॉल्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉल्यूट्स, क्योंकि पॉल्यूटेड क्या है? वो तो पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो यहाँ तो बात प्रेजेंट की होती है। तो वाटर पॉल्यूट्स, पानी प्रदूषित करता है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से। यू वांट टू से कि पानी प्रदूषित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉल्यूट को मुझे रिफ्लेक्स करना है वाटर के तरफ, दैट मीन्स वाटर इज़ नॉट डूइंग इट। वाटर किसी को प्रदूषित नहीं कर रहा, बल्कि ये प्रदूषण का जो एक्शन है ये वाटर पे ही घट रहा, वाटर पर ही हो रहा, ठीक है। अभी आगे वाले एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो इसको वापस से सही कर देते हैं जो हम लोगों ने लिख रखा था पहले, ठीक है। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, ठीक है, पानी प्रदूषित होता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये गेट का यूज़ करके, गेट्स का यूज़ करके मैंने पॉल्यूट को क्या किया? रिफ्लेक्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। यानी कि ये पॉल्यूट अब किस पर डायरेक्टली एक्ट करने लगा? वाटर पे, ठीक है। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। When he is hungry, someone gets killed. जब उसे भूख लगती है या जब वो भूखा होता है तो किसी की जान जाती है, ओके, किसी की जान जाती है या कोई ना कोई मारा जाता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या? someone gets killed, राइट। अब यहाँ पर अगर गेट्स नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, तो चलो मैंने गेट को यहाँ पर क्या किया? मैंने गेट को यहाँ पर चलो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो समवन किल्ड, क्या हुआ? समवन किल्ड। अब किल का क्या मतलब होता है? लिटरली किल का मतलब होता है जान से मारना। समवन किल्ड, किसी ने जान से मारा। When he is hungry, जब वो भूखा होता है। Someone killed, किसी ने जान से मारा। This is not what you want to say, right? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब वो भूखा होता है तो कोई ना कोई मारा जाता है या किसी की जान जाती है। तो सपोज अब चलो किल को भी हटा देते हैं, इसको किल्स कर देते हैं। When he is hungry, someone kills, जब वो भूखा होता है कोई जान से मार देता है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू से, ये तो कहना नहीं चाहते हैं हम ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब जब वो भूखा होता है तो किसी की जान जाती है, किसी की जान चली जाती है या कोई ना कोई मारा जाता है। सपोज जंगल में एक शेर है और शेर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो शेर को मेंशन नहीं किया, हम कहते हैं कि जब जब वो भूखा होता है ना कोई मारा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे जो किल है ना, किल का मतलब होता है जान से मारना। तो इसे रिफ्लेक्स कर देना है, इसे रिवर्ट कर देना है हमें, ठीक, जिस डायरेक्शन से ये आ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग? चलो यहाँ पर अब सही करते हैं इसको। तो सही करते हैं, ये हो गया सही। समवन गेट्स किल्ड, जब वो भूखा होता है, जब उसे भूख लगती है तो कोई ना कोई मारा जाता है। तो यहाँ पर किल का नॉर्मली मतलब क्या होता है? किल का लिटरली मतलब होता है जान से मारना, किसी की जान लेना। लेकिन जब मैंने गेट लगा दिया किल्ड से पहले तो क्या हो गया? जान लेना। सो जान मारना और जान लेना में फ़र्क है, ओके। समवन गेट्स किल्ड, किसी की जान चली जाती। मतलब क्या कि यहाँ पर ये जो समवन है ना, ये किसी को जान से मार नहीं रहा, बल्कि ये समवन खुद जान से मारा जा रहा है। ये किल जो एक्शन है
ये इसके तरफ लौट आ रहा है, राइट। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई रेप्यूटेशन गॉट डैमेज्ड, राइट। डैमेज का मतलब क्या आता है? डैमेज का मतलब होता है क्षति करना, नुकसान करना। तो माई रेप्यूटेशन गॉट डैमेज्ड, तो यहाँ पर सेंटेंस का लिटरल मीनिंग क्या होगा कि मेरा रेप्यूटेशन ख़राब हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ इस गॉड को हटा दूँ, ठीक है, तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? माई रेप्यूटेशन डैमेज्ड, मेरा रेप्यूटेशन डैमेज कर दिया, यानी तुम्हारे रेप्यूटेशन ने ही कुछ डैमेज कर दिया, डैमेज हुआ नहीं, ठीक है। रेप्यूटेशन डैमेज नहीं हुआ, बल्कि रेप्यूटेशन ने किसी चीज़ को डैमेज कर दिया। लेकिन ये तो कहना नहीं चाह रहे हैं ना, हम तो कहना चाह रहे हैं कि मेरा रेप्यूटेशन डैमेज हो गया, ठीक है। तो डैमेज हो गया, दैट मीन्स ये डैमेज वापस रेप्यूटेशन के तरफ रिवर्ट हो रहा है। ये डैमेज इसी के ऊपर आकर के घट रहा है, रेप्यूटेशन के ऊपर ही। तो फिर हमें गॉट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। माई रेप्यूटेशन गॉट डैमेज्ड, मेरा रेप्यूटेशन ख़राब हो गया, मेरा रेप्यूटेशन डैमेज हो गया, ठीक है। अगले एग्जाम्पल, आई गेट कॉन्फ्यूज्ड, राइट। अगर कॉन्फ्यूज़ के बारे में हम बात करें तो कॉन्फ्यूज़ का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्यूज़ करना, ठीक है। सपोज़ कि आप कहते हो, आप एक सेंटेंस कह रहे हो, सपोज़ कि डोंट कॉन्फ्यूज़ मी, डोंट कॉन्फ्यूज़ मी, इसका क्या मतलब निकालोगे आप? बताओ। डोंट कॉन्फ्यूज़ मी का आप सिंपल सा ये मतलब निकालोगे, मुझे कन्फ्यूज़ मत करो, ठीक है। तो कॉन्फ्यूज़ का मतलब क्या हो गया? कन्फ्यूज़ करना। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कन्फ्यूज़ मत करो, और आई गेट कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ या मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है, राइट। आई गेट कन्फ्यूज्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम में मैं कन्फ्यूज्ड हो जाता हूँ, ठीक है, यानी मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये कन्फ्यूज़ जो वर्ब है, यहाँ कन्फ्यूज़ करना नहीं हो करके क्या हो जा रहा? कन्फ्यूज़ होना इसका मीनिंग हो जा रहा। और ये कन्फ्यूज़ करना से कन्फ्यूज़ होना में चेंज कैसे हो रहा? ये रिवर्ट कैसे हो रहा? तो बिकॉज ऑफ ये गेट, जो गेट मैंने इसके पहले प्लेस कर दिया ना, तो ये गेट क्या कर रहा है? इस कन्फ्यूज़न को वापस इस आई के तरफ रिफ्लेक्स कर दे रहा। यानी आई किसी को कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, आई खुद कन्फ्यूज़ हो जा रहा। इस कन्फ्यूज़न इसी के ऊपर हावी हो जा रहा, ठीक है। अगर गेट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। आई कन्फ्यूज्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के दौरान कन्फ्यूज़ कर देता हूँ। अब किसे कर देते हो ये पता नहीं है। आई कन्फ्यूज्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के दौरान कन्फ्यूज़ कर देता हूँ। हो सकता है कि इंटरव्यूअर को ही कन्फ्यूज़ कर देते होगे तुम। तो अगर ऐसा कहते हो तो इसका लिटरल मीनिंग यही हो जाएगा। तो इसीलिए गेट का यूज़ कर देना है, ठीक है। तो गेट प्लेस करने के बाद क्या होता है कि ये कन्फ्यूज़ करना से बदल करके इसका मीनिंग हो जाता है कन्फ्यूज़ होना। आई गेट कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। ये आगे वाला एग्जाम्पल जो है ना, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी अभी यही चल रहा है, ठीक है, इसी का दौर चल रहा। आई एम गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड, मैं वैक्सीनेटेड होने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका दूसरे तरह से अगर इसका मीनिंग कहना चाहें तो मैं टीका लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गेट हटा दूँ, ठीक है, तो गेट हटाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये डी यहाँ से हमें रिमूव कर देना होगा, इसे प्रेजेंट फॉर्म में ले आना होगा, राइट। आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट, अब क्या हो गया? आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट। आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट का अगर मीनिंग लिटरली हम देखें तो इसका मीनिंग ये होगा कि मैं टीका देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये डॉक्टर कह सकता है कि आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट माई पेशेंट, मैं अपने पेशेंट को टीका देने जा रहा हूँ।
बट यहाँ पर ये आई जो है, ये आई किसी को टीका देने नहीं जा रहा। अगर टीका देने जा रहा तो इट्स ओके, आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट, बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप अगर टीका देने नहीं जा रहे हैं, आप ये कहना जा रहे हैं कि मैं टीका लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो वैक्सीनेशन टीका देना है ना, इसको अपने तरफ मोड़ना होगा, रिफ्लेक्स करना होगा। और रिफ्लेक्स करने के लिए एक ही उपाय है कि आप वहाँ पर क्या करो, गेट प्लेस कर दो, ठीक वैक्सीनेशन के पहले, वैक्सीनेट के पहले, और इसे पास्ट फॉर्म में चेंज कर दो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। आई एम गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड, मैं टीका लेने जा रहा हूँ। अब देखो मीनिंग बिल्कुल बदल गया, ठीक है, मैं टीका लेने जा रहा हूँ। इससे पहले क्या हो रहा था, अगर मैं वैक्सीनेट रखता और गेट नहीं यूज़ करता तो आई एम गोइंग टू वैक्सीनेट, मैं टीका देने जा रहा हूँ। क्लियर? अब आगे गेट का जो तीसरा यूज़ है वो यूज़ है गेट का कॉसेटिव वर्ब के जैसा इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। कॉसेटिव वर्ब क्या होता है? कॉसेटिव वर्ब कहने का अर्थ ये होता है ना कि कोई कारण बन रहा है किसी चीज़ का होने का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पहले ही ये हाईलाइट कर दिया है, क्या है, कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने का कारण होना। दैट मीन्स कोई डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं कर रहा है, कोई आदमी डायरेक्टली उस काम को नहीं कर रहा है, बल्कि वो रीज़न बन रहा है उस काम के होने को, तो हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, पहला एग्जाम्पल है यू हैव टू गेट दिस लेटर टाइप्ड, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग क्या हो रहा है? लिटरल मीनिंग हो रहा तुम्हें ये लेटर टाइप कराना या करवाना है, ठीक है, तुम्हें ये लेटर टाइप करवाना है। तो यहाँ पर ये जो यू है ना, ये यू लेटर टाइप नहीं कर रहा, राइट। यहाँ पर यू लेटर टाइप नहीं कर रहा, बल्कि यू क्या है, यू रीज़न बन रहा है। किसका रीज़न बन रहा? लेटर टाइप होने का। ये जो लेटर है ये लेटर टाइप होने का रीज़न बन रहा। तो जैसा कि मैंने यहाँ देखो हेडिंग में क्या लिखा, कॉज समथिंग टू हैपन, तो यहाँ पर समथिंग कौन है, यानी कि क्या हो रहा, तो यहाँ पर टाइप हो रहा। क्या टाइप हो रहा है? तो दिस लेटर, क्या टाइप हो रहा है? तो दिस लेटर, ये लेटर ही टाइप हो रहा ना, और ये लेटर टाइप होने का रीज़न कौन बन रहा है? यू बन रहा। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग कि जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटर टाइप हो रहा है, ठीक है, और लेटर टाइप तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम जस्ट रीज़न बन रहे हो, ठीक है। तो जब आप सिर्फ रीज़न बन रहे हो तो आप इसके पहले गेट लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ हो रहा है बट यू आर नॉट डूइंग इट, बट यू आर द रीज़न ऑफ इट, ठीक है, यू आर द रीज़न ऑफ इट, यू हैव टू गेट दिस लेटर टाइप, तुम्हें ये लेटर टाइप करवाना है। दैट मीन्स यहाँ पर ये यू किसी को ये बात कह रहा है, तो रीज़न तो यही बन रहा है ना लेटर के टाइप होने का, लेकिन ये खुद से नहीं कर रहा, तो यू यहाँ बन रहा है रीज़न, और हो क्या रहा है, लेटर टाइपिंग, ठीक है। तो जो लेटर यहाँ पर टाइपिंग हो रहा है, दिस इज़ समथिंग, और ये समथिंग पर हो क्या रहा है, ये समथिंग पे हो रहा है टाइपिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गेट इट डन बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक इसे करवा लो, ठीक है, कल सुबह तक इसे करवा लो। दैट मीन्स कोई आदमी है जो किसी को ये कह रहा है कि कल सुबह तक उसे ये करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये कुछ क्या है, वो इट है, इट ही ना, इट हो रहा है, ठीक है। और इसके होने का रीज़न कौन बन रहा है, इसके होने का रीज़न बन रहा है जो इस सेंटेंस को कह रहा है। तो समझ लो कि जब हम किसी को कहते हैं कोई बात ना, और तो वहाँ पर वो ये यू हिडन होता है। सपोज मैं कैसे कहूँगा, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो सिट डाउन दैट मीन्स वहाँ पर कौन वहाँ पर हिडन है, यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। तो नॉर्मली जब हम सामने वाले से कुछ कहते हैं ना, तो वहाँ यू मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ यू तो होगा ही, सामने वाले को तुम कह के ही तो पुकारेगा,
तुम कह के ही तो एड्रेस करेगा, मैं कह के तो सामने वाले को एड्रेस करेगा नहीं, ठीक है। तो यू हिडन होता है। तो गेट इट डन बाय टुमारो, तो यहाँ पर क्या है, ये यू जो है रीजन बन रहा है, और यहाँ पर होना क्या है, तो यहाँ होना इट है। तो यहाँ पर ये हो गया गेट इट डन बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक इसे करवा लो, ठीक है। तो जो हो रहा है उसका रीज़न यू बन रहा है, ठीक है। और होना क्या है, तो होना है इसे, इसे ही तो होना, गेट इट डन, इसे करवा लो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग अ न्यू हाउस बिल्ट इन दिल्ली, मैं दिल्ली में एक नया घर बनवा रहा हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली में एक नया घर बनवा रहा हूँ, दैट मीन्स ये आई जो है, आई तो घर बना नहीं रहा, आई घर बनवा रहा, दैट मीन्स घर बनने का रीज़न कौन है, आई है। अगर आई नहीं होता इस सेंटेंस में तो क्या घर बनता, नहीं बनता ना। तो आई क्या है, आई रीज़न है घर बनने का, लेकिन आई खुद से घर बना नहीं रहा। तो बन क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर बन रहा है हाउस, क्या बन रहा है, एक नया हाउस, एक नया घर, ठीक है। तो ये नया घर बनने का ही एक्टिविटी हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या करना है, मुझे ये जो नया घटना यहाँ घट रहा है जिसका कारण ये आई है, तो ये जो नया घटना घट रहा है इसके पहले ही मुझे गेट लगा देना है। और यहाँ पर गेटिंग यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर एम है, और आई एम के बाद हमेशा जो है आई एन जी फॉर्म होता है, तो ये टेंस वाइज फॉर्म गेट, गेटिंग, गॉट, गॉटन, ये बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम एंड सब्सटेंस यही है कि जब कोई सब्जेक्ट एक सेंटेंस में वो खुद से कुछ नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो रीज़न बनता है किसी काम के होने का, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। ये मीनिंग को निकालने के लिए कि आई कुछ नहीं कर रहा बट आई रीज़न बन रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आई रीज़न है, आई रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यू शुड गेट योर पेरेंट्स ट्रीटेड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये यू पेरेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहा है, यू रीज़न बन रहा है पेरेंट्स के ट्रीटमेंट का। तो इसलिए जब यू ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट करने वाला कोई और है, यू ओनली रीज़न बन रहा है, और जो ट्रीटमेंट करने वाला है उसका पता हमारे सेंटेंस में नहीं है, बल्कि जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसका पता है हमें। किसका ट्रीटमेंट हो रहा है, पेरेंट्स का, है ना, योर पेरेंट्स, तो इस पेरेंट्स का ही ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट कौन कर रहा है ये तो है नहीं, अगर ट्रीटमेंट कोई कर रहा होता, वो हमारे पास अवेलेबल होता, तो शायद हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ और होता, लेकिन ट्रीटमेंट जिसका हो रहा है वो अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो मेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये ट्रीटमेंट कर नहीं रहा, ये ओनली रीज़न बन रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के ट्रीटमेंट होने का। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। यू शुड गेट योर पेरेंट्स ट्रीटेड, तुम्हें अपने माता पिता का इलाज करवाना चाहिए, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट्स होगा, अगर सब्जेक्ट्स है उसके बाद फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, फिर गेट का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑन विच वर्ब एक्टिंग, जिस पर वर्ब हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट किस पे हो रहा है, पेरेंट्स पे हो रहा है, तो पेरेंट्स को रखा है यहाँ पर, ठीक है, पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बिल्ट है, ये बिल्ट हो पर किस पे रहा है, ये बिल्डिंग घट किस पे रहा, न्यू हाउस पे हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने न्यू हाउस को रखा, तो ये न्यू हाउस ऑब्जेक्ट है। तो जिस ऑब्जेक्ट पर वो एक्शन एक्ट कर रहा है उसको रखना है, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मुझे लगता है कि आप लोग बोर भी हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर सारा डिस्कशंस
पूरा भी हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गिट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इससे पहले शायद आप लोगों के पास गिट के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इतने सारे यूजेस पता नहीं थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, गुड नाइट, सबा खैर।